हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबको नमस्ते। सब ठीक ठाक होंगे। मैं बेटे आज सेल्फ इंडक्ट ईएमआई का एक टॉपिक सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था। उसी से रिलेटेड कुछ रिलेशन निकालने चल रहे हैं। उस रिलेशन का नाम है बेटे सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्शन यल ऑफ द सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे तो लिखो कंसीडर अ सोलेनॉइड consider a solenoid length L, radius small r, length L, radius small r। लिखा बेटा, लेंथ L, रेडियस R। ये बेटे कोई सोलेनॉइड है। करंट I, लेंथ L, रेडियस R, R is greater than रेडियस। अब हम लोग इस बात को पहले से पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि यहाँ क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज करंट इंड्यूस करेगी, नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो सबसे पहले हम ये देखें, हमें यल निकालना है। जब यल निकालने की तलाश में चलेंगे तो फाई इक्वल टू क्या मिलता है बेटे, एल आई। मतलब हमको भी पता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ आ सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ आ सोलेनॉइड कहाँ मिलेगा, फ्लक्स में। कहाँ मिलेगा, फ्लक्स में। तो अब आप ध्यान दीजिए कैसे निकालें। फाई कैसे निकलता है ये भी पता आपको। फाई इक्वल टू क्या होता है बेटे, बी। इट मीन्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए। क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो लिखेंगे वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड क्या है बेटे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। पढ़े हैं ना, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। और एन इक्वल टू क्या पढ़े हैं बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें देखना है ईच टर्न से। एक टर्न से देखेंगे, आफ्टर देन क्या करेंगे, कुल संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ईच टर्न, एक फेरे से क्या होगा, बी इंटू ए म्यू नॉट एन आई ए। ये आपको मिल गया। समझ रहे हैं ना। ये सोलेनॉइड का फार्मूला हो गया, यूनिफॉर्म होता है, आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। एक टर्न से कितना होगा, ये टोटल टर्न से, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो
सोलेनाइड फाई इक्वल टू बी म्यू नॉट एन आई ए। अब बेटे हमें टोटल टर्न चाहिए, उनकी संख्याएं कितनी हैं? कैपिटल एन। सपोज कि इनकी संख्या कितनी है? कैपिटल एन। वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट एन आई ए। स्मॉल एन के टर्म में लिखिए, क्या मिलेगा? एन एल। स्मॉल एन के टर्म में लिखें, क्या मिलेगा? एन एल। तो फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल मिलेगा। समझा बढ़िया से? मुझे पता है किसी भी सॉलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, उसका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, एक टर्न से, एक फेरे से कितना फ्लक्स जनरेट होगा? फाई इक्वल टू बी ए कर दिया। कुल फेरों की संख्या, कुल नंबर ऑफ टर्न्स, बार बार पढ़ते आए, कैपिटल एन होता है, स्मॉल एन के टर्म लिखेंगे तो एन इंटू एल होता है, मल्टीप्लाई कर लिया। आगे अब हम बेटे क्या लिखेंगे कि वी नो दैट फाई इक्वल टू एल आई। हमने पढ़ा है फाई इक्वल टू क्या? एल आई, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। पुट द वैल्यू ऑफ फाई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई एल, आई कैंसिल, म्यू नॉट एन स्क्वायर एन टू एल। ये तो बेटे हमने स्मॉल एन के टर्म में पाया है। किसके टर्म पाया? स्मॉल एन के टर्म में। अगर मुझे कैपिटल एन के टर्म में चाहिए, एन स्क्वायर एल स्क्वायर एन टू एल कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल टू क्या आएगा? म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर एल इन टू ए। ठीक है। अब एल किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? आइए बात करें। एल किस पर डिपेंड करेगा? एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। बोलो बेटा, किस पर डिपेंड कर रहा है? एन स्क्वायर पर। एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। बोलिए, किस पर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पर। और बेटे अगर एरिया और लेंथ आ गया तो आप कह सकती हैं शेप पर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? शेप पर। और बेटे जब भी हम सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे तो ध्यान देना, लूप क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। कैसा लूप होना चाहिए? क्लोज। अगर लूप क्लोज नहीं है, स्टेट कंडक्टर ले लें, तो स्टेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्शन क्या मिलेगा? 0। दूसरी बात, आइडियल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर हैव रेजिस्टेंस 0।
आइडियल इंडक्टर बेटे बिहेवियर में संभव नहीं है। बिना रेजिस्टेंस के इंडक्टर नहीं हो सकता है और इंडक्टेंस के बिना रेजिस्टेंस एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, ऐसा बिहेवियर में संभव नहीं है। अब दूसरी बात, एक और फार्मूला जनरेट किया जाता है बेटे, क्या है ध्यान देना, ये सब एडिशनल है, आपको मिलेगा जब कभी एडिशनल बुकों को पढ़ेंगे तब। सपोज किया बेटे हमने इस सॉलेनॉइड के अंदर किसी भी आयरन कोर को रख दिया, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, म्यू है। ये आप सोचिएगा, अक्सर कंपटीशन में ही पूछा जाता है कि किसी सॉलेनॉइड के इनसाइड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो क्या होगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पूरी वैल्यू में रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। बस इसको आप बेटे, कोई नया डेरिवेशन इसके लिए नहीं है, आप पढ़ लें बस, केवल म्यू आर से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन उसका चेंज हुआ बस, बाकी सारी वैल्यू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब आइए एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। एनर्जी stored in an inductor। देखिए बेटे, हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर पढ़ा है, कैपेसिटर को जो चार्ज दिया जाता है तो चार्ज कैपेसिटर के बीच में ही इनसाइड बिटवीन का प्लेट्स चार्ज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ना याद हो तो आप लोग याद कर लीजिए मैंने क्या बोला है। चार्ज स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लाइक बेटे इंडक्टर की बात अगर करें, किसी इंडक्टर को अगर करंट फ्लो करा रहे हैं, इंडक्टेंस L है, अब इसमें हमने कल बताया था बेटे, पहले भी बताया है, चार्ज करंट आप देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड जनरेट होगा। कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो, बात हुई थी कि नहीं? बोलो। तो बेटे जो मैग्नेटिक एनर्जी है, क्योंकि चार्ज स्टोर कराएंगे तो हम वर्क डन करेंगे, जो मैकेनिकल एनर्जी है
मैग्नेटिक एनर्जी कहो यहाँ पर, जो मैग्नेटिक एनर्जी है वह बेटे हमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होगी। फिर मेरी बात सुनिए, जिस प्रकार किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लाइक किसी भी इंडक्टर को करंट फ्लो कराएं तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है जो उसके करंट का अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है जो उसके करंट का अपोज करती है। लेकिन फिर भी हम उसे करंट देते हैं, तो हमें जब करंट देंगे तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। जो मैं वर्क डन किया, मैं बात किया था मैकेनिकल वर्क डन किस में बदला था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो हमने इसका अपोज करने में वर्क डन करेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, मैग्नेटिक एनर्जी की। किस तरह में रहेगा उसको, मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी इसके पोल्स के बीच में किस फॉर्म जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। भाई आप करंट तब भी फ्लो कराएंगे ना साउथ पोल बनेंगे और पोल का काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का काम करेंगे। भाई मेरी बात समझ नहीं आ रहा क्या, बोलो भाई। अगर हम किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते तो सबसे पहले क्या बनता है, ना साउथ पोल बनता है, बोलिए। और उस पोल के चेंज होने से, करंट के चेंज होने से पोल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। पोल की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो कहने का मतलब मैंने जो एक्सटर्नल वर्क डन करके चार्ज को फ्लो कराऊंगा, वर्क डन करूंगा, मैकेनिकल एनर्जी दूंगा, चार्ज को फ्लो कराऊंगा बैटरी से अपोज के दौरान भी, तो वह तब भी हम अगर करंट फ्लो करेगा तो ना साउथ पोल बना करेगा, ना साउथ पोल बना करेगा तो हमें फिर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जनरेट होगा। मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर इस कॉइल में आप करंट फ्लो कराने के तैयार हैं तो कराइए। तो मैं फिर बोलूंगा बेटे तुम्हारे करंट का अपोज तो कॉइल करेगा, लेकिन तू भी अगर करंट को फ्लो करा रहा है अगेन टू अगेन अगेन अगेन, तो तेरे पोल्स मजबूत हो रहे हैं। ना साउथ पोल तुम्हारे मजबूत हो रहे हैं, ना साउथ पोल मजबूत हो रहे हैं, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी स्ट्रांग हो रही है। योर करंट, योर अपोजिंग मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी किस में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में जा रही है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं? अब मेरी बात समझ में आया क्या कहा, करंट फ्लो कराएंगे अपोज होगा, आप अगेन अगेन करंट फ्लो कराएंगे तभी अपोज होगा। लेकिन जो भी वर्क, मैकेनिकल वर्क डन, आपके मैग्नेटिक एनर्जी आपको फॉर्म हो रही है वो किस रूप में दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड में। कुल मिला समझ में आ गई बात? तो क्या करेंगे, द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बेटे W इक्वल टू क्या पढ़ा है, पहले तो आप P इंटू टी करिए। कैसे, P इक्वल टू W अपॉन टी, ठीक। अब P इक्वल टू क्या पढ़ा है, P इक्वल टू क्या पढ़ा है, VI, बोल दिया करो। P इक्वल टू क्या पढ़ा है, VI। यहाँ पर कैसा वोल्टेज होगा, इंड्यूस, बड़े धीमे से बोलते समझ नहीं आता क्या। यहाँ क्या बात हो रही, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ को हम किसे नोट करते हैं, EI इंटू टी इक्वल टू बेटे क्या मिला, वर्क डन। बोल तो दिया करो यार, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? जब आप स्मॉल वर्क डन करेंगे, स्मॉल टाइम स्पेंड करेंगे तो स्मॉल वर्क डन होगा। मैं इसको यहाँ से चुरा के लाया।
फिर P इक्वल टू क्या रखूं? VI। फिर E इक्वल टू क्या रखूं? EI ना, बोलो भाई। तो T से जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा? EIDT मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा भाई? नहीं आ रहा? सबको आ रहा है? पक्का? चलिए आगे ना, फिर समझिए। आपने भी पढ़ा E इक्वल टू क्या? LDI/DT। बोलो बेटे, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं तो कुछ सोचोगे माइनस सर कहाँ ले चले गए। LDI/DT, IDT। DT क्या मिलेगा? कैंसिल। तो DW इक्वल टू क्या मिलेगा? LIDI। क्या मिलेगा? LIDI। समझ नहीं आया? बोलो बेटा, क्लियर है? टोटल वर्क डन फॉर 0 to maximum current I0। अब आगे देखिए, अब बेटे इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से? 0 से I0, LDI, और I भी है। I की पावर 1 है। आप पढ़ा है DW को इंटीग्रेशन W हो जाएगा, L बाहर हो जाएगा। 1 to 1, 1 to 1, 0 to I0। देन वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ L। I को रिप्लेस करेंगे I0 से, I0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी बेटे? हाफ L I0 का स्क्वायर। ये आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज इन कहाँ दे दिया? बोलिए, इंडक्टर में। अब आप इसे सॉल्व करें तो 2U I0 का स्क्वायर इक्वल टू L। आया कि नहीं आया? और आपने ये भी पढ़ा है
U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। अगर आप यहाँ 2U ना, बोलो क्या लिख दिया, 2U अपान हाफ सी बी स्क्वायर भी रख दें। इसमें इसको न रखिए। अभी ये मान लीजिए कि अगर हम आई यूनिट एम्पियर करंट ले लें तो जो इंडक्शन होगा, इंडक्टेंस मिलेगा, 2U0 क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी की। अरे भाई I0 क्या रख दिया, वहाँ रख दिया, ये आ जाएगा। पूछा जा सकता है कंपटीशन में 1 मार्क्स में, फॉर यूनिट एम्पियर करंट व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं। इस फार्मूले को और चेंज करेंगे हम। एडिक्शन एंड डिफॉर्मेशन है आपकी एनसीईआरटी में, बुक में है क्वेश्चन। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन है, आप ये मांग चलिए, मैं वही सॉल्व कर दे रहा हूँ। शायद एग्जाम्पल में ही है ये, हम लोग भी भूल जाते हैं। कहीं देखा है मैं बेटा, ये है एग्जाम्पल 6.10 है। आप ये मांग चलिए, मैं यही सॉल्व करने चल रहा हूँ। देख रहे हैं ना, 6.10 एग्जाम्पल है, सारी चीज़ें मैं वही बताने चल रहा हूँ। तो इसी में मैं इसी को पूरा कर दे रहा हूँ। 6.10 एग्जाम्पल पेज 224। अक्सर मैं देखा आपने कुछ क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस्ड डेरिवेशन लग जाते, जैसे एक दिन ले लिया था एडिशनल का, आज वैसे फिर ये सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो बेटा, आपने पढ़ा E इक्वल टू हाफ L/0 का स्क्वायर, पढ़ा ना? तो बेटे B इक्वल टू क्या पढ़ा है, फोन दो फोन। B इक्वल टू क्या पढ़ा है, μ0 क्या Ni पढ़ा है ना बेटे, बोलिए। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, B अपान μ0 N। तो अब वैल्यू रख दो बेटा, हाफ L B अपान μ0 N का क्या होल स्क्वायर। तो मिलेगा क्या, हाफ L B स्क्वायर अपान μ0 का स्क्वायर और N का स्क्वायर। आप अपनी बुक में मिलाएंगे तो अभी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, फिर L की वैल्यू उसने रख दिया। फिर L की वैल्यू रख दिया क्या बेटे, μ0 Ni, μ0 N स्क्वायर × L। अभी मैं पढ़ाया इसको। और यहाँ क्या मिलेगा बेटा, B स्क्वायर अपान क्या, μ स्क्वायर N स्क्वायर। आप पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगी, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा। मैं वही आपके बुक का आंसर ला के रख दिया। ये बेटा बोर्ड में पूछा गया है, CBSE बोर्ड में, ये बोर्ड के क्वेश्चन है। अक्सर NCERT की एग्जाम्पल देने में बोर्ड बहुत तेज है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान देना। और आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा दिया हूँ बेटे, पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला मैंने आपको अपने कैपेसिटर वाले लेक्चर में दिया है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ε0 E स्क्वायर, ये बता चुका हूँ, इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको देखिएगा, हाफ
CB स्क्वायर को वॉल्यूम से डिवाइड किया है। बोलो जी। और इसी क्वेश्चन में बेटे ये तो हो गया आपको थर्ड केस। सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी, कैंसिल करें, इसको मिटाएं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो। सेकंड पॉइंट इसका है एनसीईआरटी का। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी? मैग्नेटिक पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहा जाता था? डेंसिटी ना। तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो ए एल को कहाँ ला दो, सॉरी ए एल को कहाँ ला दो? नीचे। बोलो बेटे, इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम कर देंगे। बोलते ही नहीं। तो क्या बचेगा? मैं यहाँ गलती किया था, म्यू नॉट छूटा है, एक कटेगा बेटा। तो जब ये वॉल्यूम नीचे आएगा तो क्या बचेगा? हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट। ये आपका आंसर आ गया। समझो मैंने क्या किया? अरे वॉल्यूम को बेटे नीचे ला दिया, जितनी वैल्यू छोड़ दिया, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। नहीं समझ में आया? ये हमने आपको न्यूमेरिकल भी करा दिया एनसीईआरटी का। थैंक यू क्लास। बेटे लेक्चर क्लोज होने का समय हो गया है, आप इसे वॉच करें। फिर आप न्यूमेरिकल बच्चे हैं बहुत सारे, वो उसको एनसीईआरटी एक साथ सॉल्व कर देंगे। छोटे हैं बहुत सारे, न्यूमेरिकल सिलेबस कट गए हैं, उस सिलेबस को छोड़ देना है। इसलिए बेटे मैं आपको बताया, उसको बंद कर देंगे। अभी एक दो टॉपिक और बची है। थैंक यू क्लास।